तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है। जैसे हम कुछ भी करियर चूज़ करते हैं तो हम पूछते हैं कि इस करियर के अंदर स्कोप क्या है। उसी तरह से हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो इस फिजिक्स का हम स्कोप भी देखते हैं कि भविष्य में क्या क्या संभावना है और इस फिजिक्स में क्या क्या डिस्कवरीज हो चुकी है, फिजिक्स को कितनी ब्रांच में हमने बांट रखा है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा जा सकता है, कितनी तरह की स्टडी पॉसिबल है फिजिक्स में। तो एक छोटा सा स्कोप देखते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने फिजिक्स को क्या करा है, फिजिक्स को बेसिकली 2 ब्रांच में बांटा है। कितनी ब्रांच में स्टूडेंट्स? 2 ब्रांच में। पहली ब्रांच होगी मैक्रोस्कोपिक स्टडी, जिसमें बड़ी चीज़ों की स्टडी की जाएगी जो देखी जा सकती है नॉर्मली, और दूसरा होगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी, जिसके अंदर छोटी चीज़ों की स्टडी की जाएगी जिन्हें नहीं देखा जा सकता आंखों से, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाएगी। तो हमने फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा है स्टूडेंट्स। पहला है माइक्रोस्कोपिक, या इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स का? क्लासिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहला क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मतलब इसके अंदर बड़ी चीज़ों की स्टडी की जाएगी जिन्हें देखा जा सकता है नॉर्मली। और दूसरा पार्ट जो स्टूडेंट है फिजिक्स का, उसे हमने कहा मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहा है स्टूडेंट्स? मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न मतलब नया फिजिक्स है स्टूडेंट्स। ये कौन सा फिजिक्स है? नया फिजिक्स है, जो लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 के अंदर बाद में स्टार्ट हुआ था। बाद में इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया गया था। तो इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या फिर इसका एक और नाम स्टूडेंट्स है, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? माइक्रोस्कोपिक। देखिए वर्ड अलग अलग हैं, यहाँ पर मैक्रो होता है और यहाँ पर क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जिसे देखा नहीं जा सकता। उसमें इस मॉडर्न फिजिक्स में इसकी स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक, जो चीज़ें बड़ी होगी जिन्हें देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो क्लासिकल फिजिक्स जो आपका नॉर्मल 11th का फिजिक्स है, वो अधिकतर क्लासिकल फिजिक्स ही है स्टूडेंट्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें 11th के अंदर। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम 11th का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि 11th में क्या क्या पढ़ना है और क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स। देखिए इसके अंदर सबसे पहला स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स का मतलब होता है, मैकेनिक्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? मोशन। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। जब इस बॉल को पीछे से धक्का देंगे तो बॉल चलना स्टार्ट कर देगी। बॉल इस तरह से लुढ़कती आगे जाएगी, है ना। उसी तरह से अगर एक ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर से अगर छोटी सी बॉल को छोड़ दिया जाए, यहाँ से छोड़ दिया जाए, तो ये नीचे आएगी, मतलब ये मोशन करने लगेगी। ये क्या करने लगेगी? मोशन। तो मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, है ना। तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या करना है स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ मोशन, मतलब किस तरह का मोशन कर रहा है, गिर रहा है कि क्या कर रहा है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को ऐसे ना फेंक कर ऐसे फेंका जाए, जैसे सपोज ये बॉल है, इस बॉल को ऐसे फेंका जाए तो इस तरह का पाथ लेगी यहाँ पर। तो इस मोशन की स्टडी करना है। इस मोशन में क्या क्या कर सकते हैं हम? कितने टाइम में कहाँ पर रहेगी, कितने टाइम में अर्थ पर पहुँच जाएगी, जब अर्थ पर जाएगी तो कितने स्पीड से गिरेगी। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। इसी के साथ साथ मैकेनिक्स के अंदर एक चीज़ और स्टडी की जाती है, जिसे बोलते हैं कॉज ऑफ मोशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन। कॉज का मतलब होता है कारण, कि ये बॉल आगे चली तो क्यों चली, कारण क्या था चलने का। तो कॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर अपन चाहते हैं कि मोशन के कारण की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? मोशन के कारण की। जैसे इस बॉल को यहाँ से छोड़ा गया तो ये बॉल कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो ये नीचे क्यों आई, क्या रीज़न था? आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन लग रहा है। अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो ये हो गया इसका कारण। तो मैकेनिक्स के अंदर मोशन की स्टडी की जाएगी, साथ ही साथ उसके कारण
कॉज ऑफ मोशन की भी स्टडी की जाएगी, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर को छोड़ के थर्ड चैप्टर से आपका पूरा मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, करीबन 8 चैप्टर तक आपका मैकेनिक्स जाता है, 8-9 चैप्टर तक। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। यस स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक इस लेक्चर के अंदर ये 2 से 3 बार आ चुका। थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें वर्क और हीट की स्टडी करना है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं हम किस किस की स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। स्टडी ऑफ हीट गर्मी एंड वर्क। मेनली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट और वर्क की स्टडी की जाती है, और साथ ही हीट कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हीट गई तो लाइट में कन्वर्ट हो गई, कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो स्टडी ऑफ हीट, वर्क और हीट और वर्क का, हीट का कुछ दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना, इन सब की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर की जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं, एक होता है ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स 12th में आप पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट। क्या है ये स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ लाइट। ये लाइट की स्टडी है, जो लाइट यही है जो आपको दिख रही है, या फिर वो लाइट जो सन से आती है। आपने देखा होगा कुछ फिनोमेना, जब वो लाइट किसी मिरर के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब सेम लाइट अगर पानी की सरफेस के ऊपर पड़े तो वहाँ से टकराकर मुड़कर अंदर चली जाती है, बेंड हो जाती है। और वही लाइट अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में एटमॉस्फेयर के अंदर जाए तो रेनबो बना देती है। वही लाइट अगर प्रिज्म पर पड़े तो 7 कलर में बट जाती है। तो इस लाइट की स्टडी करना है ऑप्टिक्स के अंदर। साथ ही इसके अंदर हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप भी देखेंगे किस तरह से वो काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक और ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसकी स्टडी करना है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसे हमने मैक्सवेल 4 इक्वेशन में देखा, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन की हेल्प से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करा है। केवल 4 इक्वेशन की हेल्प से इतने बड़ा फिजिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। केवल 4 इक्वेशन उसको एक्सप्लेन करना, ये यूनिफिकेशन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप 12th में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसमें किसकी स्टडी होगी? स्टडी ऑफ चार्ज। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, जब चार्ज चलने लगेगा, जब चार्ज तेज़ी से चलेगा, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, इन सारी चीज़ों की स्टडी करना है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स हो गया स्टूडेंट्स। तो क्लासिकल फिजिक्स कौन सा फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक है। मैकेनिक्स 11th में हम स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है नया फिजिक्स। ये वो फिजिक्स है जो 20th सेंचुरी के लेट में स्टार्ट हुआ, जब साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को छोड़कर चीज़ों को छोटे रूप में देखना स्टार्ट करा। जैसे आपको पता है कि जो मैटर होता है, जितनी भी आसपास चीज़ें देखें तो वो किससे मिलकर बनी होती हैं? नॉर्मल सी बात है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? तो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। एटम किससे मिलकर बना होता है? तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन चीज़ों की जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी को भी आपको 12th में पढ़ना है, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसके अंदर भी। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें 12th में। इसमें है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है लाइट के 2 नेचर होते हैं। लाइट के कितने नेचर होते हैं? 2 नेचर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको पढ़ना है एटम के बारे में 12th में। एटम का एक चैप्टर है जिसमें हम एटम देखेंगे, एटम कैसे बनता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, और हाइड्रोजन एटम के बारे में देखना है। इसके बाद में हमें देखना है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? 10 की पावर -15 मीटर के अप्रोक्स। बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमें देखना है स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर। क्या देखना है हमें? सेमीकंडक्टर। ये भी हमें 12th में पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बेसिक वे में समझाता हूँ। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है
आजकल जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं यही आपके मोबाइल और लैपटॉप को चलाते हैं स्टूडेंट्स। अभी आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, जिस मोबाइल या जिस लैपटॉप से देख रहे हैं, तो ये सारे ट्रांजिस्टर का कमाल है स्टूडेंट्स। और ये ट्रांजिस्टर किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर से बना हुआ। और सेमीकंडक्टर क्या है? मॉडर्न फिजिक्स से है। मॉडर्न फिजिक्स में साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है, जिसके कारण ये सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर बनाया साइंटिस्ट ने। और ट्रांजिस्टर से क्या बनाया? मोबाइल या लैपटॉप का जो वर्किंग होता है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड रहता है। ट्रांजिस्टर उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे दिमाग में जो नर्व सेल होते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग में नर्व सेल काम करते हैं, है ना, नर्व सिस्टम, उसी तरह से ट्रांजिस्टर मोबाइल में काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा, फिजिक्स की स्टडी देखी, ठीक है। तो देखा जाए तो स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत बड़ा है। फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड इन दिस फिजिक्स। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है और बहुत बड़ा ब्रांच है फिजिक्स, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। 11th to 12th फिजिक्स केवल एक इंट्रोडक्टरी फिजिक्स है, जिसमें आप केवल ABCD सीखेंगे। इसके बाद में मेन फिजिक्स स्टार्ट होगा जब कॉलेज में जाएंगे आप। वो फिजिक्स का स्कोप क्या है, कितने पार्ट में बांटा है, और फिजिक्स की सारी ब्रांचेस अभी तक अपन ने देखी। अब हम स्टूडेंट्स इसके आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का जो स्कोप है, फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिजिक्स के स्कोप के अंदर हम नॉर्मली 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की चर्चा करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये होता है जिन्हें नापा जा सकता है, जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नोट डाल के लिखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? दैट कैन बी मेज़र, जिसे नापा जा सकता है, जिसे मेज़र किया जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लेंथ को नाप सकते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में नाप सकते हैं, टाइम को सेकेंड, ओवर, मिनट के अंदर नाप सकते हैं। तो ये सब क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम नॉर्मली 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। सबसे पहले लेंथ को देखते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ स्केल, कौन से स्केल? लेंथ स्केल। अब इसको स्केल क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? तो सोचिए अपने आसपास सबसे छोटी लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी पॉसिबल लेंथ जो सबसे छोटी होगी, सोच के देखिए। मीटर में नापना है स्टूडेंट्स, सबसे छोटी लेंथ। सबसे छोटा क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल से छोटा क्या होगा? एटम से छोटा क्या होगा? न्यूक्लियस। बिल्कुल, एटम से छोटा क्या होगा? न्यूक्लियस। तो सबसे छोटी लेंथ जो अभी तक पॉसिबल है वो 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर क्या है? ये साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैंने 10⁻⁻15 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूँ 10⁻³ मीटर, इसको एक्सप्रेस करते हैं अपन सिंपल वे में। ऊपर लिखते हैं 1, 10⁻³ को नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? +3 मीटर। और इसको लिखें 1/10⁻³ को सोल्व करेंगे, 3 0 लग जाएंगे मीटर। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि 1 मीटर के कितने पार्ट किए जाएं? 1000 बराबर पार्ट किए जाएं। 1 मीटर को 1000 बराबर भागों में तोड़ा जाए तो हर भाग को हम कहेंगे 10⁻³ मीटर। कितना कहेंगे? 10⁻³ मीटर। तो सोचिए 1 मीटर इतना लंबा होगा। इस 1 मीटर को जब आप 1000 बराबर भागों में तोड़ोगे तो कितना छोटा मिलेगा? तो सोच के देखो, 10 की पावर कितना लिखा है? -15 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा 15, 15, यहाँ पर भी 15। तो कितनी ज़ीरो लगेगी स्टूडेंट्स? 15। तो 1 मीटर को इतने छोटे पार्ट में तोड़ना, तो कितना छोटा पार्ट्स होगा? वो पार्ट की जो साइज़ है वो किसकी साइज़ है? न्यूक्लियस की साइज़ है। तो हमने देखा कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस सबसे छोटा होता है। अच्छा, सबसे छोटा तो देख लिया, सबसे बड़ा देखते हैं। सबसे बड़ा क्या होगा स्टूडेंट्स? आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से दूसरे शहर की दूरी, या फिर आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री की दूरी, या फिर देखा जाए इस अर्थ का रेडियस, अर्थ की साइज़ सबसे बड़ी होगी, या फिर अपना जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हमारी अर्थ है उस गैलेक्सी की साइज़, या फिर देखा जाए जिस पूरा ब्रह्मांड, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स की साइज़। तो सबसे बड़ी साइज़ होगी इस यूनिवर्स की साइज़। किसकी साइज़ स्टूडेंट्स? यूनिवर्स की साइज़। तो यूनिवर्स की साइज़ सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी जो साइज़ होगी यूनिवर्स की, उसको हम बोलेंगे 10⁻26 मीटर। यूनिवर्स की साइज़ कितनी होती है स्टूडेंट? 10⁻26 मीटर। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स,
1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर। मतलब 1000 मतलब 10 की पावर 3 मीटर को आप बोलते हैं 1 किलोमीटर। तो 10 की पावर कितनी लगी हुई है, 10 की पावर 26 से है। तो 10 की पावर 26 मीटर ये किसका साइज है, अपने यूनिवर्स का साइज है। ये है अपना साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स। तो फिजिक्स में नॉर्मली हम करते हैं क्या है स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम इन चीज़ों को नापते हैं, इन चीज़ों को बारे में पूरी स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम छोटा से छोटा न्यूक्लियस और बड़े से बड़ा यूनिवर्स, इन सब की स्टडी करते हैं। तो कितना बड़ा वेरिएशन आ गया, सबसे छोटा जिसे देखा भी नहीं जा सकता और एक इतना बड़ा है जिसे देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके बीच में जितनी भी चीज़ें आती है सबकी स्टडी होती है और इनकी खुद की भी स्टडी होती है स्टूडेंट्स। लेंथ स्केल देखा, उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि मास के बारे में सोचिए, मास स्केल भी बनाइए। तो सोचिए स्टूडेंट्स, ज़रा वीडियो को पॉज करिए, सबसे छोटी चीज़ के बारे में सोचिए और सबसे बड़ी चीज़ के बारे में सोचिए स्टूडेंट्स। ओके, तो हम बताते हैं मास स्केल। सबसे छोटा क्या हो सकता है, आप वापस बोलेंगे न्यूक्लियस, मगर ध्यान से देखिए क्या न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ होता है क्या। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे छोटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। सबसे छोटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, सबसे हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास से सबसे छोटा मास होगा। तो मास स्केल के अंदर देखें, सबसे छोटा मास इलेक्ट्रॉन का मास कितना, मास 10 की पावर -30 किलोग्राम। मास को किलोग्राम में नापेंगे स्टूडेंट्स हम। तो 10 की पावर -30 किलोग्राम ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका मास है स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोच के देखिए कितना छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन। 10 की पावर -30 मतलब 1/10 की पावर 30। कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 30 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। 1 किलोग्राम को इतने भागों में बांट लो तो हर भाग को आप कहोगे 10 की पावर -30 किलोग्राम। तो ये आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे बड़े मास की चर्चा करें, सबसे बड़ा मास कौन सा पॉसिबल है स्टूडेंट्स। तो सोचो वापस कौन होगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स से तो सबसे बड़ा है क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे बड़ा मास जो पॉसिबल है वो कौन है स्टूडेंट्स, यूनिवर्स। और यूनिवर्स का मास अभी तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का माप जो एक अप्रोक्सीमेट लिया गया वो 10 की पावर 55 किलोग्राम स्टूडेंट्स। कितना है ये, 10 की पावर 55। ये किसका मास है, मास ऑफ यूनिवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये किसका मास है, मास ऑफ यूनिवर्स। जिस तरह से लेंथ स्केल देखा, मास स्केल देखा, क्या टाइम स्केल भी देख लें। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो टाइम स्केल देखते हैं अब हम। सोचो, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए सबसे छोटा टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स और सबसे बड़ा टाइम क्या होगा। तो देखते हैं हम सबसे छोटा टाइम। टाइम को सेकंड में नापेंगे स्टूडेंट्स हमें ना। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम को नापा जा सकता है। जिस तरह दिन रात होते हैं, मिनट होते हैं, आवर्स होते हैं, उसी तरह सेकंड्स होते हैं। ओके, सबसे छोटा टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स। सबसे छोटा टाइम आप बोलेंगे कि सबसे छोटा टाइम होगा हमारा पलक का झपकना। इससे छोटा टाइम भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। छोटा टाइम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सबसे छोटा टाइम पॉसिबल है 10 की पावर -22 सेकेंड। इतना छोटा टाइम, 1 सेकेंड के इतने हिस्से कर लें तो इतना छोटा टाइम। ये टाइम किसका है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट टाइम है, टाइम रिक्वायर टू लाइट पास थ्रू न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स ये क्या लिख दिया हमने, देखो ध्यान से। टाइम रिक्वायर्ड टू लाइट, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट। अगर आपको लाइट की स्पीड नहीं पता है तो इसको नोट करिएगा। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है स्टूडेंट्स, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको देखें तो इसको बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख, यस स्टूडेंट्स, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा स्पीड है अभी तक, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 10⁻22 सेकेंड। इसका मतलब है टाइम रिक्वायर्ड टू लाइट, लाइट को इतना टाइम लगता है न्यूक्लियस को पार करने का, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे छोटा होगा। इस न्यूक्लियस को पार करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम भी तो सबसे छोटा होगा। तो ये टाइम है न्यूक्लियस को पार करने का। सबसे बड़ा टाइम क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स, सोचें, सबसे बड़ा टाइम। तो सबसे बड़ा टाइम वो पॉसिबल है कुछ बहुत समय पहले, है ना, हमारा अर्थ बनना स्टार्ट हुआ था, अर्थ के ऊपर जीवन बनना स्टार्ट हुआ था। तो सोचे ध्यान से, अर्थ जब नहीं बनी थी, अर्थ के पहले भी तो आसपास अदर प्लैनेट्स होंगे। इसका मतलब हमारे जो यूनिवर्स का जब जन्म हुआ तब से लेकर आज तक का समय, उसको अपन बोलते हैं एज ऑफ यूनिवर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एज ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे बड़ा टाइम पॉसिबल है एज ऑफ यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं 10⁻17 सेकेंड। ये है आपका एज ऑफ यूनिवर्स। मतलब किसकी उम्र है भाई साहब, यूनिवर्स की उम्र है ये, ठीक है। इधर सारी यूनिवर्स की चीज़ आएगी क्योंकि यूनिवर्स सबसे बड़ा है। तो ये है स्टूडेंट्स स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हमने कुछ पार्ट में बांटा, फिर हमने देखा कि हम कितनी वेराइटीज़ की स्टडी करते हैं। सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक की स्टडी करते हैं, सबसे छोटे टाइम से लेकर सबसे बड़े टाइम की स्टडी करते हैं, और इनके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब की भी स्टडी करते हैं। यह है स्टूडेंट्स स्कोप ऑफ फिजिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।